कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना वो है हाइड्रोकार्बन की उत्पन्न, और हम लोग एथेनॉइक अम्ल क्या है उसको क्लियर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो एथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीघ्र सिरका विधि भी कहते हैं। अधिकतर क्वेश्चन ना पेपर में शीघ्र सिरका विधि से आता है ना। एथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, इसको बोलते हैं क्विक विनेजर मेथड है ना। ये बात करते हैं आज एथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये ग्लेसल लिखा हुआ है, ग्लेसल एसिड एसिटिक एसिड, ठीक है ना, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो जो एथेनॉइक होता है ना, जो शुद्ध एथेनॉइक होता है जिसमें बिल्कुल जल ना होना, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है ना, दोनों चलते हैं नाम। तो ये क्वेश्चन आएगा तो भी यही है ना। लेकिन बात ये आती है कि क्वेश्चन ये नहीं आता ग्लेशियल एसिटिक एसिड, शीघ्र सिरका विधि आता है, या तो एथेनॉइक अम्ल आता है, या तो क्विक विनेजर मेथड। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड तभी कहलाएगा एथेनॉइक अम्ल जब एथेनॉइक अम्ल में जल की मात्रा ना हो तब। ठीक है, तो सीधा हम लोग टॉपिक में चलते हैं। अच्छा, और हमारा जो वीडियो है वो नीट के लिए भी यूज़फुल है, बहुत सारे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल है, यहाँ से आप लोग क्लियर कर लें। अच्छा, सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, एथेनॉइक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है। तो एथेनॉइक अम्ल का एल्केनाइक है ना, ये सब हम लोग एल्केनाइक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, एथेनॉइक नाम है। मेथेनॉइक, एथेनॉइक, मेथेनॉइक तो नहीं होता है, मेथेनॉइक को हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, फार्मिक अम्ल बोल देते हैं। ओके, तो एथेनॉइक अम्ल का उत्पादन एल्कोहल से, ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये से है, भावनाओं को समझो, ठीक है ना। तो एथेनॉइक अम्ल का उत्पादन एल्कोहल से किण्वन विधि के माध्यम से किया जाता है। ये किण्वन क्या है भाई, है ना। किण्वन मतलब क्या होता है कि इसको मैं बताता हूँ, है ना, कि किण्वन एक ऐसा जैव रासायनिक क्रिया है। कौन सा रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक, मतलब छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली क्रिया है, जिसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक है ना, उस जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। एकदम सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो बहुत सारे जटिल अणु हैं, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे अणु में, ऐसा नॉर्मल बता सकते हैं ना। लेकिन इसका मेन परिभाषा ये है कि यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ा जाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं सीधा एथेनॉइक अम्ल में। एथेनॉइक अम्ल का उत्पादन एल्कोहल से, एल्कोहल मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा रखी है, एल्कोहल क्या है। जैसे कि मेथेनॉल है, एथेनॉल है, जो मेथेनॉल है मेथिल एल्कोहल है। जैसे कि CH3OH ये क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना, इसको हम लोग मेथेनॉल बोलेंगे। इसका और क्या नाम है, मेथेनॉल। C2H5OH ये क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। और इसका क्या नाम है, एथेनॉल, एथेनॉल, इसका मेथेनॉल नाम है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि एथेनॉइक अम्ल का उत्पादन है वो एल्कोहल से किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है ना। एथेनॉइक अम्ल के निर्माण में ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाता है, एक उपकरण कह सकते हैं, ऐसे पात्र या उपकरण, पात्र लिखे वहाँ पर, ऐसे पात्र या बर्तन या उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वायु प्रवाह के लिए नीचे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। चलो मैं चित्र थोड़ा डिटेल कर देता हूँ यहाँ से। ये लीजिए, ऐसे हम लोग बना देते हैं एक चित्र, ठीक है। ये लीजिए, इसको ऐसे पूरा एक साथ बनाते हैं, लेकिन मैं अलग अलग बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा आकर इसमें आएगा, ठीक है। ये डिज़ाइन भी बन गया, ठीक है। चलिए, इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बताया ना, मैं पूरा डिटेल इसके साथ ले रहा हूँ, है ना, कि एथेनॉइक अम्ल के निर्माण के लिए ऐसे पात्र का उपयोग किया जाता है जिसमें वायु प्रवाह के लिए नीचे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, ठीक है ना जी। यही से वायु प्रवाहित होती है, क्योंकि कोई भी क्रिया करेंगे तो उस क्रिया में कुछ ना कुछ मात्रा में वायु के लिए जगह रहती है, जो कि बाहर निकलने के लिए आवश्यक होती है। तो बाहर निकले चाहे अंदर जाए, दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वायु प्रवाह हो सके, बाहर निकल सके,
ठीक है ना, क्योंकि ना ये जो किण्वन की क्रिया है वो ऑक्सीजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब कहा जाए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है अधिकतर, है ना। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि किण्वन के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। सीधा सा मतलब ये कि ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है किण्वन क्रिया के लिए। ठीक है ना, ये बात आपको समझना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर वायु प्रवाह के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे बर्तन का उपयोग किया है जिसमें वायु प्रवाह के लिए नीचे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। देखिए अब डिटेल यहाँ शुरू होता है। सर्वप्रथम बर्तन में लकड़ी का छीलन, छिलका जी, छोटा छोटा छिलका, है ना, कोई भी लकड़ी का, मतलब एक खासम खास लकड़ी ले जाता है ना, ठीक है ना, तो ऐसे कोई भी लकड़ी चल जाता है। तो सर्वप्रथम बर्तन में लकड़ी का छीलन भरकर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4 सल्फेट, अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। मतलब इसमें हम लोग क्या डालते हैं, लकड़ी का छीलन, इसको ऐसे बना देता हूँ छोटा छोटा, ठीक है। लास्ट में इसका मैं पिक और दूंगा इस पूरे का, लकड़ी का छीलन, ठीक है। एक्चुअली में पात्र ही लकड़ी का होता है लगभग, है ना, लकड़ी का छीलन। हाँ, सर्वप्रथम बर्तन में लकड़ी का छीलन भरकर, इसमें लकड़ी का छीलन भरकर, ठीक है ना, अमोनिया सल्फेट मिलाया जाता है। इसमें अमोनिया सल्फेट की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा छोटा प्लेट होता है जी, यहाँ पर ऐसे प्लेट बनाते हैं, छिद्रयुक्त प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ऊपर से हम लोग अभी क्या मिलाएंगे इसमें, अभी हम लोग एथेनॉल मिलाएंगे ना, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, आपको ध्यान समझेंगे तो, है ना। तो सर्वप्रथम बर्तन में लकड़ी का छीलन भरकर अमोनिया सल्फेट मिलाया था, मतलब यहाँ पर लकड़ी का छीलन भी है, अमोनिया सल्फेट भी है, ये आपको समझ आ गया। आगे देखते हैं। अमोनियम सल्फेट जीवाणु वृद्धि में सहायक है, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहेगा, जीवाणु वगैरह रहेगा ना, उन सब के वृद्धि में क्या है, अमोनिया सल्फेट है। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया होने वाली है, किण्वन की जो क्रिया होने वाली है, वो किसके माध्यम से होगा, वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही होगा, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही होगा वो, है ना। तो अमोनियम सल्फेट जीवाणु वृद्धि में सहायक है ना। अब उस पात्र में 10%, देखिए पात्र में क्या है, सर्वप्रथम बर्तन में लकड़ी का छीलन डाल दिए, ओके, अमोनियम सल्फेट भी डाल दिए, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अमोनियम सल्फेट क्यों डाले हैं। अमोनियम सल्फेट इसलिए डाला गया है क्योंकि अमोनियम सल्फेट जीवाणु वृद्धि में क्या है, सहायक है ना। अब देखते हैं, अब उस पात्र में 10% एथेनॉल ऊपर से मिलाया जाता है, या उस पात्र में 10% एथेनॉल है, वह धीरे धीरे डाला जाता है। तो यहाँ से ऐसे बना दीजिएगा, यहाँ से 10% क्या, एथेनॉल, क्योंकि मात्रा एथेनॉल बोलते हैं उसको हम लोग, एथेनॉल पढ़ देते हैं ऐसे, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल क्या डाल देते हैं, एथेनॉल, 10% एथेनॉल डाल देते हैं, कि अब उस पात्र में 10% एथेनॉल ऊपर से मिलाया जाता है या धीरे धीरे डाला जाता है, ठीक है। पात्र में किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप, अब यहाँ पर किण्वन प्रक्रिया होगी, ठीक है ना, किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप पात्र के सबसे निचले हिस्से में एथेनॉइक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसके यहाँ पर और छोटा छोटा यहाँ पर प्लेट लगे होते हैं, और यहाँ ये वाला भाग है ना, इस वाले भाग में क्या प्राप्त होता है, सिरका, इसको हम लोग सिरका ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे पात्र और लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ पर गिरेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिरका। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो एथेनॉइक हमको इस विधि से प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग सिरका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शीघ्र सिरका विधि, समझ आया ना। लेकिन इसमें शीघ्र सिरका बोल रहा हूँ, उसमें ना एथेनॉइक की जो अम्ल की जो सांद्रता है वो लगभग केवल 3 से 4% होती है, मतलब पूरा शुद्ध एथेनॉल हमको नहीं प्राप्त होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अमोनियम सल्फेट जीवाणु वृद्धि में सहायक है। अब उस पात्र में 10% एथेनॉल ऊपर से मिलाया जाता है, ठीक है, यहाँ से 10% एथेनॉल मिलाया जाता है, या 10% एथेनॉल धीरे धीरे डाला जाता है। पात्र में किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप, पात्र में किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप पात्र के सबसे निचले हिस्से में,
ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, है ना, क्या बोला जा रहा है इसको कि पात्र में किण्वन, यहाँ पर किण्वन प्रक्रिया होती है, पात्र में किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप पात्र के सबसे निचले हिस्से में एथेनॉइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है ना। इस विधि से प्राप्त एथेनॉइक अम्ल सिरका कहलाता है। मैंने शुरू में बता रखी थी आपको, यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो सिरका कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें शुद्ध ये एथेनॉइक अम्ल नहीं है। इस सिरका में एथेनॉइक अम्ल की केवल 3 से 4% होती है सांद्रता, है ना। तो इस विधि से प्राप्त एथेनॉइक अम्ल सिरका कहलाता है। और इनसे एथेनॉइक इसमें एथेनॉइक अम्ल की या एथेनॉइक की सांद्रता है वहाँ 3 से 4% ही होती है। ठीक है ना। यहाँ पर एक थोड़ा टिप लिख लीजिएगा कि शुद्ध एथेनॉइक अम्ल जिसमें जल ना हो, ग्लाइसल एसिटिक एसिड का जो शुरू मैंने बता दिया था आपको, क्लियर है। इस तरह से ये हो गया शीघ्र सिरका एथेनॉइक अम्ल बनाने की, या एल्केनॉइक आएगा तो भी लिख देना ना, एल्केनॉइक, क्योंकि ये पूरा अपने पास पूरे का पूरा ना एल्केनॉइक समूह का नाम है ना, लेकिन ये इसका मेन नाम है एथेनॉइक। ठीक है, जैसे कि मेथेन है, मेथेन कौन सा समूह वाला है? एल्केन वाला है क्या? एल्केन वाला है ना। मेथिन कौन सा है? मेथिन क्या है? एल्किन वाला है। ये एल्किन किसी का नाम नहीं है, जैसे कि एल्केनाइक बोल रहा हूँ, एल्केन बोल रहा हूँ, ये एल्किन किसी का नाम नहीं है ना, ये पूरा उसके ग्रुप का नाम है, मूलक का नाम है। ठीक है ना, सॉरी समूह का नाम है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये है उसका मेन नाम। उसी तरह से एथेनॉल इसका एथेनॉइक अम्ल इसका मेन नाम है। ठीक है ना, एथेनॉल नहीं, एथेनॉइक अम्ल। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं एथेनॉइक अम्ल के गुण में। ठीक है, अभी जाएंगे यहाँ पर हम लोग उपयोग में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक डिटेल और मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, कि यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पर मैंने बोला कि जो सिरका है उसमें कितना परसेंट, 3 से 4% एथेनॉइक होता है। तो इसका पहचान कैसे करेंगे? ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना जो एथेनॉइक बनता है, वो क्या है? एथेनॉइक हमारे पास CH3COOH ये है ना, ये जो एथेनॉइक है वो उसका सूत्र ये है ना, एथेनॉइक का ये सूत्र है। तो ये बना है कि नहीं बना है, इसको कैसे जांच करते हैं? अर्थात ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक, ये कौन सा समूह है? COOH, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह मैंने शुरू में बताया ना आपको, कार्बोक्सिलिक है ना, कीटोन, एल्डिहाइड, ये बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। तो एक कार्बोक्सिलिक है, COOH का लगा हुआ है, मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक। और इसमें का कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन को बोलेंगे एथेन, तो इसे नाम, इसका नाम है क्या है? एथेनॉइक। ठीक है ना, एक कार्बन होता है तो मेथेनॉइक बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। तो अभी हम लोग एथेनॉइक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर लास्ट और बताना चाहता हूँ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जाँच के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जाँच के लिए ठीक है ना, उसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, मिलाया जाता है। ठीक है ना, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, मतलब ये जो सिरका प्राप्त हुआ है, उस सिरका प्राप्त है उसमें हम लोग एथेनॉइक अम्ल है उसको जांच करते हैं। तो कैसे करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल की जांच के लिए उसमें Na2CO3 मिलाया जाता है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने पर, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक अर्थात यही एथेनॉइक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने पर, ठीक है, तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, ये नहीं लिखेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर बीच में अलग से एक्स्ट्रा और टिप करके बता दिया था। कोई दिक्कत होगा तो आप नंबर में या तो इंस्टाग्राम कुमार साहू नाम का है ना, कुमार साहू करके सर्च करिए, वहाँ आप पूछ सकते हो। ठीक है,
आगे एल्केनाइक अम्ल के गुणधर्म। एल्केनाइक अम्ल के गुणधर्म, तो पहला गुण देखिए, ठीक है, लवण का बनना। एल्केनाइक मतलब अपना एथेनॉइक ना, ठीक है, तो लवण का बनना पहला गुण देखिए, इसका रासायनिक गुण है ना, ठीक है। तो एथेनाइक क्षार के साथ क्रिया करके, एथेनॉइक है यहाँ पर अल्पविराम डाला ना, क्योंकि एथेनाइक क्षार नहीं होता है। एथेनाइक क्षार के साथ, ये क्षार अलग है, एथेनाइक अलग है, ठीक है ना। तो एथेनाइक क्षार के साथ क्रिया करके लवण एवं पानी बनाते हैं, अतः एल्केनाइक अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो पहले बात तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि जो H+ आयन देता है CH3COO, और यहाँ पर H बचा ना, तो H+ आयन देता है वो अम्ल है, और OH- आयन देता है वो क्या है, क्षार है। जैसे कि क्षार में देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यहाँ पर क्या है, OH देता है, क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है, OH देता है। और CH3COOH है तो ये केवल H बच देता है, तो ये क्या है, अम्ल है। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो हाइड्रोजन देता है, H2SO4 वो भी हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो क्या देता है, OH देता है, इसलिए वो क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया क्षार, ठीक। तो एथेनॉइक क्षार के साथ क्रिया करके लवण एवं पानी बनाते हैं, अतः एथेनॉइक अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ये आपको एक चीज़ समझना है आपको कि अम्ल और क्षार का जब क्रिया करते हैं तो उसको उदासीन हो जाता है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक। तो CH3COOH से क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया अम्ल। अभी हम लोग नहीं जानते इसको अम्ल है ना, लेकिन इसको तो जानते हैं NaOH क्षार है करके, ठीक है। जब इसके साथ क्रिया करता है तब यहाँ सोडियम स्टेट बनाता है ना, जैसे कि यहाँ पर ये COOH CH3COO, ये आपका माइनस आयन है इतना, और ये आपका प्लस आयन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सोडियम प्लस आयन है, ये OH कौन सा आयन है, माइनस आयन है, तो प्लस आयन है माइनस आयन के साथ जुड़ेगा, सोडियम प्लस आयन है इसलिए किसके साथ जुड़ गया, CH3COO के साथ जुड़ गया, तो CH3COO Na हो गया। और क्या बचा, HO बचेगा, HO बचना या OH बचना, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन मिलकर H2 बन गया और जल बन गया, क्लियर, ठीक। आगे होता है एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल मतलब क्या, C2H5 है ना। तो एथेनॉइक है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ गर्म करने पर एस्टर बनता है। एस्टर का सूत्र आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, जो बनता है वो बनता है। तो यहाँ पर देखिए एथेनॉइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को बताते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे तो HCl, ठीक है ना। तो एथेनॉइक है वहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल मतलब यहाँ पर क्या है, C2H5OH, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3CH2OH, मतलब ये है अपने पास C2H5OH। इसको थोड़ा अलग रूप में लिख दिया जाता है ना, एक कार्बन दो कार्बन तो C2 हो गया ना, और हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन इधर, तो तीन दो कितना हो गया, 5 हाइड्रोजन हो गया क्या, तो C2H5OH है ना। और ये क्या है, एथेनॉइक अम्ल है अपने पास CH3COOH, ये एथेनॉइक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एथेनॉइक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ गर्म करने पर एस्टर बनता है, यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना, या एथेनॉइक अम्ल में एस्टरीकरण को समझाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है, CH3COOH है ना, और ये CH3CH2OH है, ठीक है ना। तो यहाँ में से OH निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल, दो हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, तो ये बना देता है जल, क्या बना देता है, जल। अब क्या बचा, CH3 बचा, तो यहाँ पर CH3 बचा है, ठीक। और क्या बचा है, COO बचा है, यहाँ पर COO बचा हुआ है, ठीक है ना। इधर क्या बचा है, इधर क्या बचा है, इधर बचा है CH3CH2, तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं, CH3CH2। ये जो ऐसा मत समझना कि CH3 सामने में है अब CH2 पीछे में है, तो और इसमें देखो तो CH2 सामने में है CH3 पीछे में, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये लिखते टाइम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसको मैं थोड़ा सा सरल स्वरूप बताता हूँ कि यहाँ पर CH2 क्यों लिखा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, क्यों यहाँ पर इधर ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये कार्बन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन को कितने बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड लेता है एक हाइड्रोजन,
ये चौथा बॉन्ड लेता है, फिर एक हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं CH3 को पहले लिखता हूँ दिक्कत हो जाएगी, इसलिए CH3 को बाद में लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर CH3 लिखा है, 3 हाइड्रोजन है क्या, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन हो गया इधर, ठीक है। ये आप 11वीं में जाओगे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको, और अभी भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम है, COOCH2CH3, इसका नाम है एस्टर। क्या नाम है इसका, है एस्टर, ठीक है ना। तो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, एस्टर बनता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया। धातु मतलब कोई भी धातु ना, सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो एथेनॉइक अम्ल अम्लों की तरह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो CH3COOH ये हमारा एथेनॉइक अम्ल है, प्लस Na सोडियम, ये हाइड्रोजन निकल जाता है भाई, उसकी जगह कौन जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर CH3COO है ना, वो माइनस आयन है, हाइड्रोजन कौन सा आयन है, प्लस आयन है, ये कौन सा आयन है, प्लस आयन। प्लस आयन किसके साथ क्रिया करेगा, माइनस आयन के साथ क्रिया करेगा। तो ये बन गया CH3COONA, ठीक, ये बन गया। और ये कौन सा गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया बाहर H2 के रूप में, यहाँ पर ऊपर लिखा है गैस प्रवाहित होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये सब गुण हो गए किसके, एथेनॉइक अम्ल के, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं एथेनॉइक अम्ल के कुछ उपयोग में चलते हैं। एस्टिक अम्ल का तनु विलयन सिरका कहलाता है, वो एस्टिक अम्ल है ना, ठीक है ना। एस्टिक अम्ल का, एल्केनाइक अम्ल है ना जी, एस्टिक डी है ना। तो एस्टिक अम्ल का तनु विलयन सिरका कहलाता है। यह अचार चटनी में परिरक्षक का कार्य करता है। यह परिरक्षक क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना, ठीक है ना। एल्केनाइक अम्ल से एस्टर बनते हैं, अभी मैंने बताया था जस्ट ऊपर, एल्केनाइक अम्ल से एस्टर बनते हैं जिसका उपयोग परफ्यूम, बहुलक आदि बनाने में किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, परफ्यूम किससे बनाते थे, एल्केनाइक से, है ना। सिट्रिक, साइट्रिक बोलते हैं इसको, लेकिन सिट्रिक लिखा होता है, मैं तो साइट्रिक ही पढ़ता हूँ। तो सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल भी हाइड्रोक्सी अम्ल है, ठीक है ना। इसमें OH और COOH दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये देखिए हाइड्रोक्सी कौन है, हाइड्रोक्सी OH को बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सी OH को बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक में लास्ट टर्म OH है ना अपने पास, तो ये हाइड्रोक्सी से संबंधित है, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम COOH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक, ये क्या है, हाइड्रोक्सी है, क्लियर। तो इस तरह से एल्केनॉइक अम्ल का उपयोग भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, या तो देखते हैं, अगर ड्यूरेशन कम होगा तो इसी पार्ट में बता देंगे, हाँ।